वेलकम बैक नाजरीन। अब बताइए 14 अगस्त को क्या करेंगे? 14 अगस्त को पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा पाकिस्तान की आज़ादी मनाएंगे और हकीकी आज़ादी के लिए पीटीआई का झंडा होगा। तो पिछली दफ़ा भी आपको याद है जब पीटीआई के लोग झंडा लेके निकले थे तो उनको मारा पीटा गया था, उनको गिरफ़्तार किया गया, फैमिलीज़ को पकड़ा गया। आज मैं सुबह आ रहा था इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर तो मैंने एक मोटरसाइकिल देखा, उसके पीछे उस नौजवान ने अपनी वालदा को बिठाया हुआ था और एक पीटीआई का बहुत बड़ा झंडा लगाया हुआ था और एक साथ में आगे पीटीआई के झंडे का रुमाल बना के और बिल्कुल बेपरवाह होके वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था। आपने कहा ये तो खुदकश है भाई। तो मैंने ट्वीट भी किया उसको कि मैं अब इसको कैसे बयान करूं, ये जो कुछ मैं देख रहा हूं। तो मुझे ये बताइए कि जो वर्कर्स के अंदर जो खौफ था, क्योंकि बहुत कुछ हुआ पंजाब में, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ खौफ का बुत टूटा है या अभी भी? देखिए, जो लोग 9 मई के बाद ये सारा फस्तायत अबूर करके आज यहाँ खड़े हैं ना, चाहे वो लीडरशिप में हैं, चाहे पाकिस्तान का वर्कर है, ये पाकिस्तान का वर्कर है ना जो पाकिस्तान की बात करता है और पीटीआई के साथ अटैच है कि वो पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की की और मजबूती की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, तो वो इंटैक्ट है, वो दलेर हैं, वो पीछे नहीं हटे। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि 14 अगस्त की कॉल जो है वो तो है 3 दिन बाद, ठीक है, 3 दिन बाद 14 अगस्त होना। कल डेट क्या बनती है? आज तो आपकी 11 है, कल 10 तारीख है, 4 दिन कल बाकी थे। और इस्लामाबाद के अंदर एक जगह के ऊपर मुख्तलिफ तलबा यानी इंसाफ स्टूडेंट जो है ISF है हमारी, वो जो है उनके वो अपने बैठे हुए थे वहाँ हॉस्टल के अंदर, तो वहाँ पुलिस ने धावा बोला, उनको मारा पीटा और उल्टा डकैती का पर्चा दे दिया उन तालिब इल्म। उनका कल पेपर है, मैं खुद आधा घंटा पौना घंटा पहले वहाँ उस केस के अंदर पेश होकर आया हूँ और जैसे आपको ये कहा है कि ये हॉस्टल के अंदर बैठे हुए हैं, ये तो फिर यही होगा कि दफ़ा 144 यहाँ अदालत में भी लग जाएगी, यहाँ भी 25-30 बंदे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ स्टूडियो के अंदर लग जाएगी, मुख्तलिफ जो आपके अस्पताल हैं वहाँ लग जाएगी, स्कूलों के अंदर लग जाएगी। अच्छा। आप हॉस्टल से लोगों को उठा रहे हैं कि 14 को आपने कोई धमाका करना है। करना क्या है जी? पीटीआई का झंडा और पाकिस्तान का झंडा। जब हम बैरिस्टर गौहर साहब को सुनते हैं और दूसरे कायदीन को सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि मज़ाकरात, कन्फ्रंटेशन नहीं, मज़ाकरात। कोई उम्मीद लगती है आपको किसी स्टेज पर ये जो रवैया है इसकी मौजूदगी में मज़ाकरात? इमरान खान कोई इस मूड में नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि आपने मज़ामत करनी है। उन्होंने वो जो एक दरवाज़ा खोला था, वो जो फस्तायत की गई है, जो इनकी तरफ से लोगों के घरों में छापे, चादर, चार दीवारी और इमरान खान के साथ जो किए जा रहे हैं, जो उनके वर्कर के साथ किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मज़ीद इनसे बात नहीं होगी, हम सिर्फ मज़ामत करें। तो मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। देखिए, आप उधर हमारे ऊपर गोली चलाएं, साथ कहें जी क्या है हमारे साथ बैठें, आपने किया क्या है? कोई ऐसी चीज़ दिखा दें जो आपने मुज़ाकरात वाला माहौल बनाया। ठीक हो गया। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आप एक वकील भी हैं, पीटीआई में बड़े सरगर्म हैं, सब कुछ हैं। इतना कुछ हुआ है कानूनी एतबार से, 26th अमेंडमेंट आई है, इस वक्त अदालतों का हशर नशर कर दिया है, लेकिन वकला मुत्तहद होकर इसके खिलाफ नहीं निकले, इसकी क्या वजह? देखिए, मामला जो है ना वो पैसों का जो है ना वो बड़ा गंभीर मामला है। जो हमारे जितने हमारे, मैं माजरत के साथ ये कहूँगा कि जो समझ लेना कि यहाँ ओहदेदार हैं, वहाँ बाहर के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई कुछ है, उनको छोटी छोटी जी आप बार का कम्प्लेक्स के लिए फ़ंड मिल गया जी, उस चीज़ के लिए फ़ंड मिल गया जी, फलाने की जो है लीगल एडवाइजरी, ये औकात थी, ये कीमत थी, वो उस चक्कर में पड़े हुए हैं। अब देखें, जो 2 ग्रुप्स हैं ना, एक हामिद खान ग्रुप है और एक एहसन भून और आज़म इतारा ग्रुप है, वो हुकूमती क्योंकि उस पोर्शन के अंदर हैं, तो वो डेफिनेटली उनके साथ उनका लाइन है, तो जो उनका ग्रुप ही इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है। अब हमारी कोशिश ये है कि इमरान खान साहब ने टास्क दिया है इंतज़ार हुसैन पंजुथा को कि आप ILF को ऑर्गेनाइज करें और पंजाब बार पे फोकस करें, ताकि पाकिस्तान बार तक हमारी बॉडी के अंदर, यानी तमाम बॉडियों के अंदर, वकला बॉडियों के अंदर पीटीआई की मेजॉरिटी हो। पीटीआई मतलब ये है कि जो कानून और इंसाफ के साथ खड़े होने वाले लोग हों, उनकी मेजॉरिटी हो, और जब वो मेजॉरिटी होगी फिर इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि उस वक्त तहरीक का आगाज़ होगा। नईम हैदर पंचोता, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी नईम हैदर पंचोता साहब की। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं। इंडिया से आज जो इतलात आई हैं उसके वहाँ पर हमने देखा राहुल गांधी, उनकी हमशीरा प्रियंका गांधी को गिरफ़्तार किया गया, और भी बहुत सारे अरकान थे वहाँ पर असम्बली के जिनको पकड़ा गया। और मुतालबा क्या था राहुल गांधी का
डिमांड वो क्या कर रहे थे कि हम आइन की हिफाजत करेंगे, और जो इलेक्शन था पिछला उसमें भी धांधली की गई, जाली वोटर्स लिस्टें थी जिसके ज़रिए मोदी ने अपनी हुकूमत बनाई और उनकी पार्टी ने इलेक्शन जीता, लेकिन अब हम ये नहीं होने देंगे। उसमें उन्होंने बिल्कुल खुलकर गुफ्तगू की। आइए आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनवाते हैं। बाद में जो इत्तलात आई उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और दूसरे लोगों को रिहा कर दिया गया, लेकिन एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि जो कैपिटलिज़म है, जो अमीरों की जमहूरियत है, उनका निज़ाम है, उसका जो अगली फेस है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हमें नज़र आ रहा है। अमेरिका में नज़र डालते हैं तो वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। कोई जो पॉलिटिक्स अपनी जो अहमियत थी वो खोती जा रही है, और जो ताकतवर हैं वो ताकत के ज़ोर पर हर चीज़ को कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह झूठ एक ऐसी चीज़ है जो अब इनकॉर्पोरेट हो गया बहुत ज़्यादा। इंडियन एयरफोर्स के चीफ को देख लें कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए थे। एक सफ़ेद झूठ, कोई एविडेंस नहीं, पूरा मीडिया उनसे बात कर रहा है। ये बात अब सिर्फ इंडिया तक कन्फाइन नहीं रही। आप ज़रा देखें बड़ी ताकतें क्या कर रही हैं। अमेरिका को देखें, जब इराक पर हमला करना था तो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पर एक प्रोपेगेंडा किया गया, और फिर कोलन पावल जो उस वक्त सेक्रेटरी डिफेंस थे, अमेरिकी अफवाज के सरबराह रह चुके थे, उन्होंने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में एक प्रेजेंटेशन दे दी और ये कहा कि जी बिल्कुल हमारे पास एविडेंस है कि WMDs थे इराक के पास, लेकिन कुछ नहीं निकला। बल्कि बाद में वो इतराफ़ करने के बाद माफ़ियाँ भी उन्होंने मांगी, लेकिन जो करना था वो कर चुके थे। फिर अभी रिसेंटली देखें जो किया अमेरिका ने ईरान के साथ, हमला कर दिया ये कहकर कि इनके पास फैसिलिटीज़ में जो है एटम बम बनाया जा रहा है, बनाने के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए हैं। और फिर उस वक्त ये हमला किया जब खुद उनकी अपनी इंटेलिजेंस चीफ ये कह रही थी कि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि जो ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं एसेट्स बनाने के लिए या उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए कर रहे हैं। IAEA के सरबराह ने भी फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमले से 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें वो बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने हमला किया और हर चीज़ को निस्तो नाबूद कर दिया। तो ये एक जो फैक्टर है, ताकतवर लोग जो हैं वो अब झूठ बोलते हैं और बड़ी दीदा दलेरी से झूठ बोलते हैं और इस पर कभी वो शर्मिंदा नहीं होते। और अब चलते हैं आज की एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी की तरफ जो गज़ा में शहीद होने वाले सहाफ़ी अंस अल शरीफ के बारे में है। वहाँ पर गज़ा में उनके सहाफ़ियों के कैंप पर हमला हुआ और उड़ा दिया गया पूरे कैंप को, जिसमें अनस शरीफ और उनकी फैमिली, उन्होंने शहादत हासिल हुई उनको। लेकिन अनस ने शहादत से पहले आखिरी पैगाम है, उसमें वो कहते हैं कि अल्लाह जानता है मैंने पूरी कोशिश और तमाम कुव्वत सर्फ की ताकि अपने लोगों का सहारा और आवाज़ बन सकूं। ये जहन में रखिएगा कि मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि जो सहाफ़ी है उसका फ़र्ज़ क्या होता है। फिर उन्होंने कहा मगर कभी भी सच्चाई को किसी बिगाड़ या तोड़ मरोड़ के बग़ैर जूं का तू बयान करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की, ताकि अल्लाह उन लोगों पर गवाह हो जो खामोश रहे, जो हमारी हलाकत पर राज़ी हुए, जिन्होंने हमारी सांसें घोंट दी और जिनके दिल हमारे बच्चों और औरतों के मस्ख शुदा लाशें देखकर भी ना पिघले, और जिन्होंने इस कत्लेआम को ना रोका जो हमारे अवाम 1.5 साल से ज़ायद अरसे से सह रहे हैं। अगर मैं मर जाऊं तो अपने असूलों पर साबित कदम रहते हुए मरूंगा। मैं अल्लाह के सामने गवाही देता हूं कि मैं इस फैसले पर राज़ी हूं। बड़ा अफसोसनाक है ये वाक़या, हमारे लिए क्या सबक है। मैंने ये जो चंद लाइनें उनके आखिरी पैगाम में पढ़ी हैं आपको ये बताने के लिए कि सहाफ़ी का मनसब क्या है, सहाफ़ी होता क्या है। सहाफ़ी का काम ये नहीं है कि रात को वो मुख्तलिफ़ चैनल्स पर बैठ के जो उसको उसके मास्टर्स कह दें वो उसकी तकरीर शुरू कर दे। ये है वो सहाफ़त जिसने इस प्रोफेशन को पैगंबरों का प्रोफेशन बनाया। ये है वो सहाफ़त जिसकी वजह से जो लोग इन राह पर चलते हुए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं वो मुआशरे का उसका टीका बनते हैं, झूमर बनते हैं और लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। अंस ने पूरी दुनिया में जो इस वक्त जो लोग जुल्म को देखकर खामोश हैं उनके ज़मीर को झंझोड़ा है। उसने कहा है कि जो
हमारी हलाकतों पर खामोश हैं, उसमें मुसलमान हुक्मरान भी हैं, उसमें दुनिया के वो हुक्मरान, वो ममालिक भी हैं जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन समझते हैं, जिसमें अंस ने ये कहा है कि ये जिनके दिल नहीं पिघले हमारे लाशें देखकर, ये मैं उनके लिए ये मैं बात कर रहा हूँ। और ये है सहाफ़त जो बेसिकली आपको, जिससे रिस्पेक्ट मिलती है, जिससे आपको दुनिया में इज़्ज़त हासिल होती है, और ये आपका मनसब है। मुझे इजाज़त दीजिए, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।